Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। देन हेप्टेसिटी, फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लस्टर कंपाउंड। हम क्लस्टर कंपाउंड के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्लस्टर कंपाउंड। देखो, इससे पहले हमने बात की थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने कहा था कि कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में मेटल एंड कार्बन के बीच में यदि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम बात करें यहाँ पे क्लस्टर कंपाउंड। क्लस्टर कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा, वो होगा क्लस्टर कंपाउंड। दो मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल हो सकते हैं जिनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्लस्टर कंपाउंड। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ये इसके हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में डिस्कस किया था। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिस भी कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, स्टेबल कंपाउंड थे। बट ऐसा हमेशा हो ये भी जरूरी नहीं है कि 18 वाले ही स्टेबल है, उसके अलावा कोई स्टेबल है ही नहीं। 16 वाले भी स्टेबल थे, 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड। बट 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड तब स्टेबल होंगे जब वहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यदि वहां पे प्रेजेंट है तो वो होगा 16 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन से देंगे, 9th और 10th ग्रुप की मेटल। 9th और 10th ग्रुप की जो मेटल होंगी वो हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देंगी, और वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। 16 वाले वो भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। 18 वाले तो होंगे बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यदि प्रेजेंट और वहां पे हमारे पास ग्रुप 9th और 10th की मेटल प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद हमने बात की थी ग्रुप 3rd, 4th और 5th। ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल में जो स्टार्टिंग वाले ग्रुप होंगे उनमें इनकी कोई मेटल है, 3rd ग्रुप की कोई मेटल है, 4th की है, 5th की। इन ग्रुप्स की यदि कोई ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कॉम्प्लेक्स भी, ये वाले कंपाउंड भी क्या होंगे, स्टेबल कंपाउंड होंगे। जरूरी नहीं है कि इनमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी स्टेबल होंगे। यदि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। इनके एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो ये थी यहाँ तक बात। अब हम क्लस्टर कंपाउंड की बात कर रहे हैं। देखो, क्लस्टर कंपाउंड में हमने कहा कि यहाँ पे कम से कम 2 मेटल तो होंगे जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इनसे ज्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, ओस्मियम कार्बोनिल के 4 ग्रुप ले लिए हमने, ठीक है, 4 नंबर्स लिए हमने कार्बोनिल ग्रुप के। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो है ये। अब यहाँ पे हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हम इनके चेक करेंगे तो कितने होंगे। ओस्मियम, ओस्मियम कौन से फैमिली से है, कौन से ग्रुप का होगा ये, 9th ग्रुप का, 8th ग्रुप का। आयरन वाले में है 8th ग्रुप का होगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ग्रुप का होगा हमारे मेटल उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे। कार्बोनिल कितने डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 है, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। इस कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड तभी स्टेबल होंगे जब वहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो मेटल देंगे जो 9th और 10th ग्रुप की होंगे। यहाँ पे 8th ग्रुप की मेटल है, 8th ग्रुप की मेटल यहाँ पे कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं देगी, इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन वाला ये स्टेबल नहीं होगा, ये होगा अनस्टेबल। और इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मान लीजिए इसको हमने मल्टीप्लाई, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करवा दे हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओस्मियम 3
और कार्बोनिल के कितने होंगे 12, यही बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे कितने हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स होंगे 3 ओस्मियम मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखो होगा या नहीं होगा ये तो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो ये ओस्मियम के हमने 3 मेटल्स लिए हैं और कार्बोनिल कितने हो गए 12 ग्रुप हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्लस्टर कंपाउंड। यदि यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो तो ये हो जाएगा हमारे पास है क्लस्टर कंपाउंड। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये था, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल होते जब वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देता और वो भी 9th और 10th ग्रुप की मेटल होती, बट ये 8th ग्रुप की मेटल है, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगी, स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी, इसलिए इसके क्लस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन की हमने। ये इसका क्लस्टर कंपाउंड है, क्लस्टर कंपाउंड में मेटल मेटल की बॉन्ड की आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ओस्मियम मेटल है तो ओस्मियम और ओस्मियम मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब ये वाला जो बॉन्ड, ये वाला जो क्लस्टर कंपाउंड है ये स्टेबल होगा, और ये स्टेबल क्यों होगा उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखो। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे देखो 16 इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिया कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बे साथ में मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 16 इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है, क्योंकि इसके हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाए हैं तो तीनों में ही क्या हो जाएंगे 16 16 16 यही होंगे। अब यहाँ पे क्या है ओस्मियम और ओस्मियम, यानी कि मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये जो बॉन्ड बना होगा ये किससे बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। कोई भी एक सिंगल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 16 पहले से थे, कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे और ये स्टेबल कंपाउंड होगा, इसलिए हमें एक क्लस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन करने की नीड पड़ी थी। यदि कोई हमारे पास सिंपल कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उसके अलावा 16 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है, बट वहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो फिर क्या होगा हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड होगा। उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या करें क्लस्टर की फॉर्मेशन दी हमने, क्लस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन की है, और वहां पे मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो कि क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से हमारे क्लस्टर कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। अब हम बात करें आगे क्लस्टर कंपाउंड 2 टाइप के होंगे। हम मेनली 2 टाइप के क्लस्टर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर, एंड सेकंड होगा इनऑर्गेनिक क्लस्टर। ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर एंड इनऑर्गेनिक क्लस्टर, 2 टाइप के क्लस्टर कंपाउंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के क्लस्टर। ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर ये भी 2 टाइप के होंगे। फर्दर से लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर 2 टाइप के हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड सेकंड होगा हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। तो सबसे पहले हम लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर के बारे में बात करेंगे। लो न्यूक्लियरिटी और हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर हम कब कब यूज करने वाले हैं, तो दोनों का डिफरेंस यही देख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लस्टर कंपाउंड है, इसका मतलब मेटल वहां एक से ज्यादा ही होंगे, तभी मेटल मेटल की बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर में होगा नंबर ऑफ मेटल्स लेस देन एंड इक्वल टू 4। यदि किसी भी क्लस्टर कंपाउंड में मेटल्स एटम यहाँ पे 4 या 4 से कम होंगे तो वहां पे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर कंपाउंड होगा। यदि 5 या फिर 5 से ज्यादा होंगे, 5 या फिर 5 से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होंगी तो वो होगा हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। क्लियर है यहां तक। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। अब लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर का ये तो हमने बता दिया कि कोई भी क्लस्टर कंपाउंड है यदि उसमें मेटल 4 या 4 से कम है तो वहां पे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर लगेगा। तो हमें इसको
कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें हमें डिस्कस क्या करना है लो न्यूक्लियरिटी में। सबसे पहले हमें यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, एंड सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पर मेटल। ये हमें 2 फैक्टर यहां से कैलकुलेट करने हैं। कोई भी हमें क्लस्टर कंपाउंड गिवन होगा और यदि वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स 4 या 4 से कम होंगे तो वहां पे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर होगा। तो वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, n होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम, और पर मेटल हमें कैलकुलेट करना हो तो 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई n, n वही नंबर ऑफ मेटल्स। ये हमें इस टाइप से कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो हमें कोई भी क्लस्टर कंपाउंड गिवन है जो लो न्यूक्लियरिटी का होगा, वहां पे सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल्स को कैलकुलेट करेंगे, देन हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको कहीं पे किसी स्ट्रक्चर में कोई रीजन होगा वो ब्रिजिंग रीजन की तरह काम करेंगे, कहीं पे टर्मिनल होंगे, कहीं पे कोई कंपाउंड ऐसा होगा सिर्फ ही सिर्फ टर्मिनल होंगे, कहीं पे दोनों होंगे, टर्मिनल भी होंगे और ब्रिजिंग रीजन भी होंगे। तो ये कैसे करने हैं थोड़ी आपको साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताते रहेंगे, जिसको आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, यदि हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है M2CO10। ये है क्लस्टर कंपाउंड। क्लस्टर कंपाउंड यानी कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 मेटल्स प्रेजेंट है। M होगी यहाँ पे मेटल। कौन कौन सी मेटल होंगी? मैग्नीज हो सकती है, टेक्नीशियन हो सकती है और यूरेनियम हो सकती है। क्लियर? तो ये हमारे पास मेटल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, यानी कि K की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। n है यानी कि नंबर ऑफ मेटल 2 है, तो 18 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो मेटल गिवन है, m से तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से ग्रुप की मेटल है, बट मेटल हमें गिवन है कि मैग्नीज वाले ग्रुप की यहाँ पे मेटल हो सकती हैं। तो ये होंगे हमारे पास है मैग्नीज कौन सी 7th ग्रुप की मेटल है। 7th ग्रुप की मेटल है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10 14 और 20 यानी कि 34 इलेक्ट्रॉन होंगे। 34 बाई 2, 36 माइनस 34 बाई 2, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल्स, वो होगा 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई n। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 34, n यानी कि ये हमारे पास कितनी है 2, 17, 18 माइनस 17 यानी कि 1। मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक मेटल एक ही मेटल के साथ एक बॉन्ड, यानी कि किसी भी मेटल के साथ एक ही बॉन्ड यहाँ पे एक मेटल दिखाएगा। क्लियर? तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम तो होगा मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड होगा, साथ में यहाँ पे कार्बोनिल है 10 कार्बोनिल है 3 4 5, इधर भी क्या होंगे 5 होंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास है स्ट्रक्चर इस मेटल का, इस कंपाउंड का, क्लस्टर कंपाउंड का। तो याद रखना यदि मेटल्स में ये वाली मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास कितने हैं मेटल यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यदि ये कंपाउंड है क्लस्टर कंपाउंड और इस क्लस्टर कंपाउंड में मेटल की जगह ये वाली मेटल प्रेजेंट है, तो वहां पे एक भी ब्रिजिंग रीजन प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड के बारे में हम बात करें, सेकंड एग्जांपल कोबाल्ट और ये कार्बोनिल के 8 ग्रुप ले ली हमने। ठीक है, सबसे पहले K कैलकुलेट करेंगे 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, n होंगे यहाँ पे 2।
अब की बार जो हमने वही M2 मेटल 2 है, बट यहाँ पे कार्बोनिल के 8 ग्रुप है और मेटल भी कौन सी है, कोबाल्ट मेटल है। यहाँ पे 18N कितने यहाँ पे 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप का होगा, 9th ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 9 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 18 प्लस 16 यानी कि 34 अपॉन 2 वही 36 माइनस 34 अपॉन 2 2/2 यानी कि 1। और K पर मेटल्स कितना होगा यहाँ पे 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 बाई N है यहाँ पे 2 यानी कि 1 होगा। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो इस कोबाल्ट की 2 टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगी एंड सेकेंड स्ट्रक्चर होगी वो होगी सॉल्यूशन में। दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी। सॉलिड स्टेट की जो स्ट्रक्चर होगी कोबाल्ट और कोबाल्ट, एक बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे बताया गया है, मेटल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है और एक मेटल एक ही दूसरी मेटल के साथ एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये होगा हमारे पास कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब कार्बोनिल के 8 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप, तो 2 कार्बोनिल लीजन यहाँ पे ब्रिजिंग लीजन के काम करेंगे और 3 यहाँ पे इधर है, इस पे है 3 इधर है, ये होंगे टर्मिनल लीजन की तरह काम करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में 2 कार्बोनिल लीजन कैसे होंगे, ब्रिजिंग लीजन की तरह काम करेंगे और 6 कार्बोनिल होंगे यहाँ पे टर्मिनल लीजन होंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में यहाँ पे कोबाल्ट में एक बॉन्ड तो प्रेजेंट है मेटल में। अब जो कार्बोनिल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे, टर्मिनल कार्बोनिल लीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, ये होगा सॉल्यूशन में। तो अभी तक हमने 2 क्लस्टर कंपाउंड की बात की है। एक तो हमने बात की है जहाँ पे हमने मेटल ली है मैग्नीज वाले ग्रुप की, यानी कि ग्रुप नंबर 7 की जो मेटल्स होंगे उनके बारे में बात की है। तो वहां पे कोई भी हमारे पास ब्रिजिंग लीजन नहीं था। अब हमने जो सेकंड क्लस्टर लिया है वहां पे मेटल हमने ली है कोबाल्ट मेटल। अब कोबाल्ट मेटल यहाँ पे ली है तो इसके 2 टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। सॉलिड स्टेट में अलग होगी और सॉल्यूशन में अलग होगी। सॉलिड स्टेट में ब्रिजिंग लीजन मिलेंगे हमें, कार्बोनिल लीजन 2 होंगे जो ब्रिजिंग लीजन की तरह काम करेंगे, बाकी टर्मिनल होंगे। सॉल्यूशन में सारे के सारे ही कार्बोनिल लीजन टर्मिनल लीजन की तरह काम करेंगे। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है। आगे और बात करेंगे अब हम Fe2CO9, एक हमारे पास है Fe3CO12 और एक होगा हमारे पास M4CO12। ठीक है, ये 3 टाइप के हमने क्लस्टर कंपाउंड लिए हैं। यहाँ पे जो M4 होगा ये होगा हमारे पास इरिडियम 4 कोबाल्ट 12। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट की बात करें, K कैलकुलेट करेंगे। K होगा 18, N होगा यहाँ पे 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 9, आयरन होगा 8th ग्रुप का 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 16 और 18 34 बाई 2 यानी कि 36 माइनस 34 2/2 यानी कि 1। और K पर मेटल्स होंगी 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 बाई 2 1, ये भी क्या होगा 1। यानी कि आयरन और आयरन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि मेटल के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्बोनिल के कितने ग्रुप हैं यहाँ पे 9, 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों आयरन पे क्या होंगे, सेम कार्बोनिल लगे होंगे। और अब एक रह गया, वो क्या करेगा, ब्रिजिंग लीजन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक कार्बोनिल होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 होंगे। F2 में कितने होंगे, 3 होंगे, 2 और 3 कार्बोनिल होंगे जो ब्रिजिंग लीजन की तरह काम करेंगे और 6 कार्बोनिल होंगे जो यहाँ पे टर्मिनल लीजन की तरह वर्क करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है Fe3CO12। K कैलकुलेट करेंगे 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे
8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 12, 24 24 48 अपॉन 2, यहाँ पे होगा 54 माइनस 48 बाई 2, 6 बाई 2 यानी कि 3, के की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड 3 प्रेजेंट होंगे। अब के पर मेटल्स कैलकुलेट करेंगे हम, के पर मेटल्स होंगे यहाँ पे 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 48, 48 बाई मेटल कितनी है 3, 1 और 6 यानी कि 2। तो यहाँ पे देखो आयरन है, आयरन आयरन, 3 मेटल है, 3 मेटल यहाँ पे 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे मेटल मेटल, एक बॉन्ड ये हो गया मेटल मेटल के बीच में, एक ये हुआ, एक ये, 3 हुए, 2 ये एक मेटल हमने उठाई, एक मेटल होगी, एक तो ये बॉन्ड है हमारे पास, एक ये है, यानी कि एक मेटल 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं, 12 कार्बोनिल ग्रुप हैं, 12 कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए 10। अब यहाँ पे इस आयरन पे तो यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं 3 और 3, तो इनके साथ ये 2 और रह गए, वो क्या करेंगे ब्रीजिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल लीजेंड होंगे जो ब्रीजिंग लीजेंड की तरह काम करने वाले हैं, बाकी यहाँ पे 10 कार्बोनिल होंगे, 10 9 ज्यादा हो गए शायद, हाँ 10 ही होंगे, 10 कार्बोनिल होंगे जो टर्मिनल लीजेंड की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये 2 है मैंने सोचा 3 होंगे, ठीक है, तो ये होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इरिडियम, इरिडियम है, इसकी कितनी मेटल ली हमने 4 ली है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास सबसे पहले के होगा यहाँ पे 18 इंटू 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इरिडियम कौन से ग्रुप की मेटल है, कौन रहता है इधर, कौन सा 9th ग्रुप की, यानी कि 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 12, 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2, 72 माइनस 60 अपॉन 2 यानी कि 12 माइनस 60 सॉरी 72 माइनस 60 कितना होगा 12, 12 बाई 2 यानी कि 6। मेटल और मेटल के बॉन्ड यहाँ पे 6 प्रेजेंट होंगे, के पर मेटल्स होंगे 18 माइनस 60 बाई 4, 4 से 1 और 5 यानी कि 3 ये होंगे। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर क्या होगी देखो, इरिडियम 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 4 एटम है यहाँ पे मेटल एटम, इरिडियम के 6 बॉन्ड होने चाहिए मेटल मेटल के, 1 2 3 4 5 और 6 मेटल है, और एक मेटल कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रही है 1 2 और 3 हमने बताया था, ये कितने देंगे 3 देगा। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है 12 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने हो जाएंगे 4 4 3 12 यानी कि 12 कार्बोनिल ग्रुप ये होंगी, और एक भी यहाँ पे हमारे पास ब्रिजिंग लीजेंड नहीं होंगे। 12 के 12 क्या होंगे टर्मिनल लीजेंड होंगे, 12 के 12 क्या होंगे यहाँ पे टर्मिनल लीजेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये तो हमने ली है इरिडियम, ठीक है, अब समझना ये हमने इरिडियम लिया है, कौन सी फैमिली का है, कौन रहता है इधर, यानी कि कॉपर का कौन सा है 9th ग्रुप की मेटल्स है। 9th ग्रुप की जो बाकी के 2 मेटल है कॉपर और रेहनियम, यहाँ पे देखो मान लीजिए मेटल यहाँ पे कॉपर और रेहनियम होंगी, ये हमारा यही आएगा, के की वैल्यू 6 और के पर मेटल्स भी क्या आएगा 3 आएगा, ये आएगा 3। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे मेटल मेटल और मेटल, मेटल की जगह यहाँ पे होंगे ये वाली मेटल।
इरिडियम का हमने स्ट्रक्चर बता दिया, इरिडियम का डिफरेंट होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे इनके बीच में 6 लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमें कार्बोनिल ग्रुप को ऐड करना है, तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होंगे 1 2 एंड 3। 3 यहाँ पे ब्रीजिंग होंगे, 3 कार्बोनिल लीजेंड होंगे, वो होंगे ब्रीजिंग लीजेंड, और बाकी के 9 कार्बोनिल होंगे वो होंगे टर्मिनल लीजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से होंगे यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि हमारे पास अब इनकी भी आयरन की जो आगे की फैमिली है, ये आयरन फैमिली है हमारी, कौन सी है 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में और मेटल्स भी होंगी, फिरू ओपनिंग, ठीक है, रुथेनियम और ओस्मियम। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा डिफरेंट होगा, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वो भी हम करके देखेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। यहीं पे देख लेंगे हम उनको भी। देखो इनका डिफरेंस देखना है यहीं पे। यहाँ पे हमने आयरन लिया था, अब आयरन की जगह हम इन दोनों मेटल्स को रख दे, इन दोनों मेटल्स को यहाँ पे हम रखेंगे, तो M2CO9 M3CO12, ये तो हमने देख ही लिया। ये हमने बात की है कॉपर, रेनियम और इरिडियम। इनमें तो क्या होंगे ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट इसमें ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयरन फैमिली का, यानी कि 8th ग्रुप का। यहाँ पे हमने आयरन की बात की, तो आयरन में ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट थे, बट रुथेनियम और ओस्मियम में क्या होगा ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं होगा, ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ M2CO9 में एक ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट होगा, एक होगा, ठीक है, इसमें एक होगा ब्रीजिंग लीजेंड, बट यहाँ पे कितने थे 3, कितने थे 3 ब्रीजिंग लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे देखो K की वैल्यू वही 1 और पर मेटल्स की भी 1, तो यहाँ पे मेटल और मेटल एक कार्बोनिल होगा यहाँ पे, बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप से होंगे। इस टाइप से होंगे, समझ आया। यहाँ पे क्या होगा सिर्फ एक ही यहाँ पे ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें M3CO12 ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा K की वैल्यू कितनी है 3 और पर मेटल्स की 2, K की है 3, पर मेटल्स होंगे यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, M मेटल मेटल के बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और कार्बोनिल के 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप से कंपाउंड होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कैसे कि हमने पहले इन मेटल्स को समझ लो, इन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये जो क्लस्टर कंपाउंड यहाँ पे करवाए हैं, जिनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करवाई है, इनमें ही कंफ्यूजन होगा। आगे जो हमें कंपाउंड होंगे उनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो वहां पे कोई ऐसा कंपाउंड गिवन होगा जहां पे आपको ब्रीजिंग लीजेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर गिवन होगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। बट ये वाले जो क्लस्टर कंपाउंड है, यहाँ पे आपको कंपाउंड देख के, जैसे ये हमें कोई कंपाउंड दे दे, जैसे ये हमारे पास है, अब इसको देख के हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ पे ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आयरन फैमिली है, यानी कि 8th ग्रुप की जो मेटल प्रेजेंट है, 8th ग्रुप की मेटल में आयरन, तो क्या करेगा आयरन की चाहे 2 एटम हो चाहे 3 एटम हो, तो वो तो हमें क्या देगा ब्रीजिंग लीजेंड होंगे। वहां पे Fe2 है तो वहां पे कितने होंगे 3 ब्रीजिंग लीजेंड होंगे, और 3 होगा वहां पे कितने होंगे 2 ब्रीजिंग लीजेंड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी के 2 मेटल हैं, तो यहाँ पे M2 के साथ बात करेंगे इनकी, तो वहां पे एक ब्रीजिंग लीजेंड तो होगा, बाकी नहीं होंगे। बट M3 में एक भी ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास था M4 कार्बोनिल के 12। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट ग्रुप लिया है, नेक्स्ट ग्रुप की मेटल ली है 9th की कोबाल्ट वाले की, तो यहाँ पे कोबाल्ट और रेनियम में तो ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट होंगे, बट इरिडियम में ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा ये हम जो बात कर रहे हैं
कि ब्रिजिंग रीजन प्रेजेंट है, ब्रिजिंग रीजन प्रेजेंट है नहीं है, तो वो तो हम देख लेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पे ब्रिजिंग रीजन गिवन होगा, वो कौन से होंगे उनसे कैसे पता चलेगा आपको? जैसे कि हमारे पास है आयरन 4, कोबाल्ट के ये है कार्बोनिल, सॉरी कार्बोनिल के 12, μ3CO, μ3CO2 नेगेटिव। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, क्लस्टर कंपाउंड है। क्लस्टर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेटल एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये क्लस्टर कंपाउंड होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो K कैलकुलेट करेंगे 18N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, 18 इंटू 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे आयरन 8, 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 12 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल है, μ3 लिखा हुआ। 3 देख के आपको ये नहीं कहना कि यहाँ पे म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू रिप्रेजेंट करेगा कि ये ब्रीजिंग लीजन है, यहाँ पे म्यू रिप्रेजेंट करेगा कि ये ब्रीजिंग लीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक ब्रीजिंग लीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक ही है, इसके मल्टीप्लाई में और कुछ है नहीं, तो एक कार्बोनिल ग्रुप होगा जो हमारा ब्रीजिंग रीजन की तरह काम करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे तो हमने बता दिया, ये टर्मिनल वाले हैं सारे के सारे, टर्मिनल वाले कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12 है तो 24 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ब्रीजिंग लीजन है वो एक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चाहे कार्बोनिल ग्रुप हमारा टर्मिनल हो चाहे वो ब्रीजिंग लीजन हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही 2 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये टर्मिनल लीजन की तरह काम करे चाहे ये ब्रीजिंग लीजन की तरह बिहेव शो करे, दोनों जगह ही एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही कार्बोनिल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए। अब चाहे वो ब्रीजिंग लीजन हो चाहे वो टर्मिनल लीजन हो, 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हो गए 2 माइनस, अच्छा क्या हो जाएंगे ये, प्लस 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 32 24, 32 प्लस 24 प्लस 4, 32 प्लस 28 यानी कि 60 इलेक्ट्रॉन, 60 अपॉन 2, 72 माइनस 60 अपॉन 2 यानी कि 6, 12/2 यानी कि 6। मेटल में यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 6 बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये होगी हमारे पास मेटल, 4 मेटल्स हैं, 6 बॉन्ड होंगे मेटल के, 4 हो गए, 5 और 6 बॉन्ड हमने दिखा दिए। अब यहाँ पे कार्बोनिल के कितने हैं, 12 कार्बोनिल। 12 कार्बोनिल का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे यहाँ पे टर्मिनल है, क्योंकि इस कंपाउंड में हमें दे रखा है ये वाला ब्रीजिंग है, ये वाले टर्मिनल है। ठीक है, अब ब्रीजिंग वाला कितना है, सिर्फ एक ही है, तो हम ये क्या कर दिया, ब्रीजिंग वाला लगा दिया। बाकी अब 12 हम लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 4 12 4 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनके साथ हमने 2 इसलिए लगाए हैं, 2 2, क्योंकि यहाँ पे साथ में एक ब्रीजिंग वाला भी लगा हुआ है, यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 4 4 लग जाएंगे। तो ये होगा इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि इस टाइप के कंपाउंड हमें गिवन होंगे तो हमें फिर पता है कि यहाँ पे एक ही ब्रीजिंग लीजन होगा, तो एक ब्रीजिंग लीजन यहाँ पे दिखा देंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, टर्मिनल लीजन होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल होगा Re4H4CO12, रेनियम के 4 यानी कि मेटल्स यहाँ पे कितनी है, 4 मेटल्स प्रेजेंट है, N हमारे 4 होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 18 इंटू 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेनियम कौन से ग्रुप की मेटल होंगी, मन तक रेस यानी कि 7th ग्रुप की मेटल है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन एक ही देगा, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो लीजन हो, हमें एक ही मेटल देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी। प्लस 2 इंटू 12, 7 इंटू 4 28 प्लस 4 प्लस 24, यही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 28 और 28 यानी कि 56 अपॉन 2, 72 माइनस 56 अपॉन 2, यहाँ पे आएगा हमारे पास 16 अपॉन 2 यानी कि 8। मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पे 8 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मेटल के 8 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अपर मेटल्स और कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 56/4, 1 और 4 यानी कि 4। एक मेटल कितने बॉन्ड दिखाएगा? 4 बॉन्ड दिखाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। सबसे पहले मेटल और मेटल के बीच में 8 बॉन्ड दिखाएंगे, 1 बॉन्ड, 2 3 4 हो गए, 5 और 6 और ये है 7 और ये हो गया 8। अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, हम यहाँ भी तो लगा सकते थे, ये क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 8 बॉन्ड तो हमने दिखा दिए ये वाले। नेक्स्ट कंडीशन ये भी तो है कि यहाँ पे मेटल बॉन्ड पर मेटल्स कितने हैं? 4। तो ये हमारे पास मेटल है, 1 बॉन्ड 2 3 और 4। यदि यहाँ पे एक और लगा देते तो कितने हो जाते? 5 हो जाते। इसलिए ये वाले यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, ये अल्टरनेट पोजिशन पे ही होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा बॉन्ड की बात की हमने। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोनिल के कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बोनिल लगा दिए हमने। ये सारे के सारे यहाँ पे कार्बोनिल लीजेंड लगे हुए हैं। यहाँ पे 12 लीजेंड लगे हुए हैं। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी हैं। अब 4 हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब सर कैसे बॉन्डिंग करेगा? वो यहाँ पे ब्रिजिंग लीजेंड की तरह काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ही वो क्या करेगा? दोनों के साथ शेयर करेगा। ये होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो ब्रिजिंग लीजेंड की तरह काम करेंगे। 12 कार्बोनिल लीजेंड है, वो टर्मिनल लीजेंड की तरह वर्क करने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होगी कि स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ की है कि यहाँ पे ब्रिजिंग रीजन है, कहाँ पे टर्मिनल रीजन होंगे, मेटल बॉन्ड कितने होंगे, मेटल बॉन्ड पर मेटल्स कितना होगा, ये सब हमने कैलकुलेट किया है। किसके लिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को छोड़ के 18 इलेक्ट्रॉन वालों के लिए क्या हमने। अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं लगेगा, वहां पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करें हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। वो कंपाउंड जहां पे हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखेगी, और वो कौन से होंगे? वो हमारे पास 9th और 10th ग्रुप की मेटल होंगी, ठीक है। और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, eta2 इथाइलिन 2 प्रीमियम MuCl और यहाँ पे होगा 2, ठीक है। ये होगा हमारे पास कंपाउंड। यहाँ पे देखो मेटल कौन से ग्रुप की है? ये है 9th ग्रुप की। कौन रहता है इधर? ये कौन सा है? 9th ग्रुप की मेटल। और 9th ग्रुप की मेटल या फिर 10th ग्रुप की मेटल हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगी। इतना तो हमें पता है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगा तो कैसा, कौन सा रूल फॉलो करेगा? 16 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पे अब हम जो मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, वो होगा 16n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, ना कि 18n, ठीक है। 16n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2 और k पर मेटल्स होगा, वो होगा 16 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई
n। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे हमें यदि मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करना हो या फिर मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल्स कैलकुलेट करनी हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगाना, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबसे पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 16 इंटू n। n कितना है यहाँ पे मेटल, नंबर ऑफ मेटल्स एक तो ये है हमारे पास, और पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये मेटल होंगे 2, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम मेटल के ही देखें तो ये 9th ग्रुप का है, 9 इंटू 2 मेटल है, तो प्लस इथाइलिन ईटा 2 हेप्टेस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेप्टेस टी क्या हो गया यहाँ पे 2, और हेप्टेस टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लीजेंड अटैच टू द मेटल। यहाँ पे कितने देगा 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कितने हैं इथाइलिन के 2 मोल्स, और 2 से ही पूरे कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई यानी कि 4 मोल्स होंगे यहाँ पे, और कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 2, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब है क्लोरीन, अब यहाँ पे म्यू रिप्रेजेंट करता है ब्रीजिंग लीजेंड को, म्यू रिप्रेजेंट करेगा ब्रीजिंग लीजेंड को। अब यहाँ पे 1 है तो इसका देखो 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। या 1 क्यों नहीं होगा, यदि टर्मिनल लीजेंड होता क्लोरीन तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता मेटल की साइड, ठीक है, तो होता 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ब्रीजिंग लीजेंड है, पहले हमें कॉम्प्लेक्स में गिवन है तो यहाँ पे ब्रीजिंग है तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो एक को देगा और एक इसको देगा, एक को देगा, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होंगे डोनेट, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे डोनेट होंगे ही। ब्रीजिंग कैसे होता है, बीच में ये हो और इधर इधर क्या हो मेटल हो, यही होता है ब्रीजिंग का काम। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन इधर से देगा और 2 यहाँ से ऐसे देगा, क्लियर, ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो और भी दे सकता है। यदि और मेटल होती यहाँ पे, मेटल ही यहाँ पे 2 है, 2 मेटल है तो 2 मेटल के साथ तो क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यदि ज्यादा मेटल होती और इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नीड होती तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेटल है, 2 मेटल के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कम से कम ब्रीजिंग लीजेंड क्लोरीन तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा ही, तो प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर रखा है 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, सभी का सम करेंगे 18 प्लस 8 प्लस 6, 18 प्लस 14 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन, 32 अपॉन 2 ये कितना 32 माइनस 32 यानी कि 0। यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में, मेटल हमारे पास 2 है, इतना हमें पता है 2 मेटल है। अब इनके बीच में कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये हमें पता है कि ब्रीजिंग लीजेंड है यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन ब्रीजिंग लीजेंड है और कितने हैं क्लोरीन 2, ये बना दिया हमने ब्रीजिंग लीजेंड। अब यहाँ पे क्या है इथाइलिन, इथाइलिन क्या दिखा रखा है ईटा 2 हेप्टेस टी दिखा रखी है तो, बट इथाइलिन का स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लगे हुए हैं, साथ में अनसैचुरेटेड ग्रुप लगे हुए हैं, कितने हैं 2 तो ये है, और पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने हैं यहाँ पे इथाइलिन के 4, तो 1 और 2 3 एंड 4, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो इसमें याद करने को नीड है, डायरेक्टली हमें कंपाउंड में गिवन है, जो कंपाउंड में गिवन है उसी से हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, क्लियर है। इसका और एग्जांपल देखते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ईटा 2 इथाइलिन, भाई इसके हमने 2 मोल्स दिए हैं, मेटल हमारे पास है और म्यू H, और ये कितना होगा इधर, पूरे कंपाउंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, 9th ग्रुप की मेटल है। यहाँ पे हमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इंटू 2 कितने 4 प्लस कोबाल्ट की है इसी फैमिली का है 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 प्लस, अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दिखा रखा है ब्रीजिंग लीजेंड की तरह वर्क कर रहा है।
अभी ब्रीजिंग रीजन है, हमें पता है ये, बट हाइड्रोजन अब ब्रीजिंग रीजन में कितने लगे, जैसे क्लोरीन ने तो 3 इलेक्ट्रॉन कम से कम डोनेट किए थे, बट हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों मेटल के साथ क्या करेगा, ब्रीजिंग का काम करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कितने हाइड्रोजन है 2, तो टोटल हो जाएगा 8 + 18 + 2 28 इलेक्ट्रॉन। के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 16n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, n यहाँ पे होगा हमारे पास, मेटल है 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 बाई 2, 32 माइनस 28 बाई 2, 4/2 यानी कि 2, मेटल और मेटल के बीच में 2 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। के पर मेटल्स होंगे यहाँ पे 16 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 है, मेटल होंगे 2 यानी कि 14, वो भी कितने होंगे 2 होंगे। मेटल और मेटल के भी 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और हर मेटल का कितने बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड यहाँ पे होगा। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, तो सबसे पहले मेटल और मेटल के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो ब्रीजिंग लीजेंड लगा हुआ हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 और 2, इथाइलिन के वही 4, ये हमने लगा दिए इथाइलिन के 4 मोल्स। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे हमारे पास मेटल के 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 1 और 2 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे एक मेटल है, एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड है एक मेटल के साथ, यही हमें बताना था। यदि देखो मेटल और मेटल के, ये भी हो सकती थी, ऐसे कर दे हम तो एक ही होगा क्योंकि मेटल ही 2 प्रेजेंट है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी मेटल के बीच में क्या होंगे, 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर इस वाले कंपाउंड का। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लस्टर कंपाउंड हमें दे दे, अभी तक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर रहे थे, साथ में टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स पर मेटल ये हमने देखा, साथ में स्ट्रक्चर देखी कि इस क्लस्टर कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होगी। अब मान स्क्वायर प्लेनर की भी देख ली हमने, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा के देख रहे हैं और 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगा के भी देख रही है कि क्या हमारी स्ट्रक्चर होगी मेटल्स की। अब हमें बात करनी है कि कोई ऐसा क्लस्टर कंपाउंड हमें दे दे और उसमें कोई अननोन क्वांटिटी हो, अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, हमसे चार्ज पूछ ले, हमसे लीजन के नंबर पूछ ले कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लीजन प्रेजेंट है, कौन सी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई कंपाउंड गिवन और अननोन क्वांटिटी हमसे पूछ ले, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिखते हैं कोई, तो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास ईटा 5 C5H5W यानी कि टंगस्टन मेटल, और साथ में है COX2। ठीक है, CO कार्बोनिल लीजेंड हमारे पास यहाँ पे, और पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट होंगी और टंगस्टन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये हमें इक्वेशन में गिवन है और हमें अननोन क्वांटिटी यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि x यहाँ पे कितना है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजेंड यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं वो हमें बताने यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यदि एक ही मेटल होती, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, एक ही मेटल होती तो हम लगाते हैं वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही यूज करेंगे। ठीक है, बट 18 इलेक्ट्रॉन तब होते जब एक ही मेटल होती। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेटल है, पूरे कॉम्प्लेक्स को यानी पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 × 2 यानी कि 36। तो यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 36 के इक्वल होंगे, क्योंकि वो क्या है, डबल है। अब यहाँ पे देखो ईटा 5 C5H5 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये होगा हमारे पास, इस टाइप से जुड़ा होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू 2 प्लस टंगस्टन कौन से ग्रुप के मेटल है, क्रोल मोल वाले, यानी कि क्रोमियम यानी कि 6th पीरियड के मेटल होगी, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे इंटू 2 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बोनिल लीजेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई कर रखी है कॉम्प्लेक्स को, यानी कि 2 4 और x की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि +4x 10 + 12 कितना होगा 10 + 12 22 + 4x। अच्छा एक और रह गया यहाँ पे, देखो ये भी तो दे रखा ना, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये हमने बताया था कि हम क्लस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन ही क्यों कर रहे हैं। ये कैसा होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे, वहां पे क्या है कम इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, तो कैसा होगा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए उसकी हमने क्लस्टर फॉर्मेशन की, तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे +2, तो यहाँ पे 10 और 12 22 22 2 24 + 4x = 36, 4x = 36 - 24 ए कितना गए 12x = 3, x यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3, आंसर होगा 3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें अननोन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। इसका एक एग्जांपल और देख लेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है η5C5H5 मैग्नीज ले लेंगे अब की बार हम, मैग्नीज कार्बोनिल X, और यहाँ पे पूरे कंपाउंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, साथ में हमें गिवन है मैग्नीज और मैग्नीज यानी कि मेटल और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, हमें ये अननोन क्वांटिटी यानी कि x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक मेटल होता है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब एक ही मेटल होती यानी कि एक ही कॉम्प्लेक्स होता तो उसको हम 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखते, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, यानी कि 2 मेटल होंगे तो किसके इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा। वही साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कितने इलेक्ट्रॉन देगा 5 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस मैग्नीज, मैग्नीज हमारा 7th ग्रुप के मेटल है, तो 7 × 2 + 2 ये इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ये है 4x, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से है तो 2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो प्लस से 4 + 10 14 14 + 14 + 4x = 36, 4x = 36 - 28, x = 8/4 = 2। यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2। तो अननोन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, अननोन क्वांटिटी क्लस्टर कंपाउंड में हमें कैलकुलेट करनी है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये तो हमने नंबर ऑफ लीजेंड देखे हैं कि नंबर ऑफ लीजेंड पूछ ले हमसे कितने हैं इस कंपाउंड में प्रेजेंट, तो हमने कैलकुलेट किए हैं। मान लीजिए हमसे पूछ ले चार्ज कि कोई क्लस्टर कंपाउंड है और हमें उनसे पूछ ले कि चार्ज क्या होगा, चार्ज की जगह हमें XY कुछ भी लिखा हो सकता है, वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल देखो, कोबाल्ट कार्बोनिल के हमने ले लिए 3 ग्रुप और यहाँ पे मान लीजिए X चार्ज है, ठीक है, और ये हमें अननोन क्वांटिटी यानी कि चार्ज यानी कि x हमें कैलकुलेट करना है। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी हमें चार्ज को कैलकुलेट करना हो, वो तो हमें नंबर ऑफ लीजेंड को कैलकुलेट किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर देख के, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर देख के भी चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यदि गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी करवा देंगे। ये कोबाल्ट है हमारे पास, कोबाल्ट हमारा वही 9th ग्रुप का होगा, 9 प्लस कार्बन कितने देगा 2 × 3x, यहाँ पे हम प्लस कर दिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, एक ही मेटल होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा 18 इलेक्ट्रॉन के। यदि यहाँ पे मेटल 2 होती तो कितने का होता 36 के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 6 + x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 - 15 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे चार्ज होगा हमारे पास 3, क्लियर है, चार्ज होगा 3।
अब 3 चार्ज है, इतना तो यहाँ पे क्लियर है। अभी 3 प्लस में है माइनस में है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 9 और 6 कितना हुआ, 15 इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ, 15 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन में 3 ऐड करेंगे तभी क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, अब 3 को ऐड कब करते हैं, जब चार्ज -3 होगा तो वो क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होगा तो वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये जो चार्ज आएगा -3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात किया है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। अब हम बात करेंगे हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर उन क्लस्टर कंपाउंड में यूज करेंगे जहां पे मेटल 5 के इक्वल या फिर 5 से ज्यादा होंगी। कोई भी क्लस्टर कंपाउंड है वहां पे नंबर ऑफ मेटल्स या तो 5 होंगी या फिर 5 से ज्यादा होंगे, वहां पे हम हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर को यूज करते हैं। अब हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर की तरह वर्क नहीं करता, डिफरेंट होता है। कुछ कंपाउंड है, जैसे कि लो न्यूक्लियरिटी में हमारे लिए डिफिकल्टी भी हुई है कि कुछ कंपाउंड है जहां पे हमें आइडिया नहीं लग रहा कि कौन से रीजन कहां पे ब्रीजिंग रीजन होंगे, कितने ब्रीजिंग रीजन होंगे, कितने टर्मिनल रीजन होंगे। तो उन्हीं की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास ये हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर आया है। और यहाँ पे हम वेट्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, वेट्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका यूज हम आगे बोरेन में भी करेंगे। बोरेन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें भी हम वेट्स रूल अप्लाई करेंगे। तो वेट्स रूल है क्या, वो देखो। सबसे पहले हमारे पास n-1, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इस टाइप से है। n+1 रिप्रेजेंट करेगा सुपर क्लोजो, ये होगा हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अर्कनो, हाइपो और क्लेडो। ठीक है, ये होगा वेट्स रूल। अब इसमें ये n क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यदि फर्स्ट मॉलिक्यूल की, फर्स्ट क्लस्टर कंपाउंड की बात करें जहां पे हमने हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर देखा था, तो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा रेनियम के 6, कार्बोनिल के कितने होंगे, 16। ये कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट क्लस्टर कंपाउंड है फॉर हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर का। ठीक है, अब हमने ये वेट्स रूल के बारे में बात की है। अब इनका यूज कैसे करते हैं ये देखो। ये किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बताने के लिए है। जैसे हमने लो न्यूक्लियरिटी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताई थी, तो वैसे ही हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर जो कंपाउंड होंगे उनमें उन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर हमें बतानी पड़ेगी कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, वो हम इनसे बताएंगे। इनसे कैसे बताएंगे वो देखो। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है, कोई भी XYZ कंपाउंड हमारे पास है गिवन है, और इस कंपाउंड का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सबसे पहले हमें इस कंपाउंड के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यानी कि जैसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किए थे कि पूरे कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो वही है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12n। और थर्ड स्टेप में हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे इनमें से किसके साथ मैच हो रही है, फिर वो ही उस कंपाउंड का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है CO6 CO16। CO ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, क्लस्टर कंपाउंड है। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे लो न्यूक्लियरिटी होगी, हाई न्यूक्लियरिटी होगी। हाई न्यूक्लियरिटी होगी क्योंकि यहाँ पे मेटल 4 से ज्यादा ही है। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होंगी तो हो जाएगा हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। कोबाल्ट हमारा 9th ग्रुप का मेटल है। 9 × 6 + 16 × 2 54 + 32 यानी कि 86 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। नेक्स्ट है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट 86 - 12n। n होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स, तो n यहाँ पे कितनी है, 6।
इंटू 6, 86 माइनस 72, ये हो जाएगा 6241 14। और नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 7। अब हमें स्ट्रक्चर कैसे पता करनी है वो देखो, यहाँ पे क्या होगा 7 आया हमारे पास आंसर, n कितना है 6, 6 में कितना ऐड करेंगे हम 1, चाहे आप कर सकते हैं n प्लस x इज इक्वल टू 7, 7 आया, n हमारे पास 6 है प्लस x इज इक्वल टू 7, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1 होगा x, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो n प्लस x कितना होगा, n प्लस x 6 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं n प्लस 1 है, और n प्लस 1 आंसर था, उसका स्ट्रक्चर होगा क्लोजो, n प्लस 1 किसका होगा क्लोजो का होगा। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखें हम एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारे पास रेडिनियम 6 कार्बोनिल के 16, इसी का हो गया तो है, इसका आप खुद कर लेना, ये सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास है निकेल 5 कार्बोनिल के 12, 2 नेगेटिव, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। सबसे पहले देखो मेटल यहाँ पे कितने हैं 5, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो हाई न्यूक्लियरिटी, हाई न्यूक्लियरिटी तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। निकेल कौन से का है 10th ग्रुप का है, 10 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 2, माइनस होगा तो क्या करते हैं उसे ऐड करते हैं, 2 हो जाएगा, 50 प्लस 24 प्लस 2 यानी कि 74 टू 76, 76 हो गए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, 76 माइनस 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 16 बाई 2 यानी कि 8, n यहाँ पे कितना है 5, n 5 है, n प्लस x इज इक्वल टू कितना आया 8, n कितना है 5 प्लस x इज इक्वल टू 8, x होगा यहाँ पे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x कितना है 3। अब इसमें हम लिखेंगे n प्लस x कितना है n प्लस 3, n प्लस 3 किसका स्ट्रक्चर है एरेक्नो का, तो ये हो जाएगा एरेक्नो। क्लियर, ये होगा, ऐसे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बताने हैं। तो ये हमने बात की है अभी तक, ये हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिक क्लस्टर की बात की, इससे पहले हमने लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिक क्लस्टर की बात की। ये दोनों किस में थे, ये थे ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर में थे। अब हम बात करेंगे जो सेकंड क्लस्टर कंपाउंड है वो है इनऑर्गेनिक क्लस्टर, उसकी हम बात करेंगे। इनऑर्गेनिक क्लस्टर में हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक क्लस्टर में हम बाई न्यूक्लियर स्पीसीज की डिस्कस करेंगे, बाई न्यूक्लियर स्पीसीज को डिस्कस करने वाले हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड होगा, ठीक है, ReO4 नेगेटिव, ठीक, इसके हम 2 मोल्स लेंगे। इसका हमें करवाना है रिडक्शन, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2H3PO4 विद HX, X होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर है। तो इसका हमें रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन करवाएंगे HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2 या फिर H3PO4 के साथ। X यहाँ पे क्या होगा वो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SCN, थायोसाइनाइड एंड CH3 एटसेट्रा, ये होंगे हमारे पास है X। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा Re2X82 नेगेटिव, ठीक है, ये होगा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स बाई न्यूक्लियर स्पीसीज होगा यहाँ पे। अब हम बात करें लोअर हेलाइड क्लस्टर की, लोअर हेलाइड क्लस्टर, लोअर हेलाइड क्लस्टर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2 +3 और +4। इन लोअर हेलाइड क्लस्टर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 +3 +4। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब हमें यहाँ पे बात करनी है इसकी स्ट्रक्चर की, इनके ऑर्बिटल की भी बात करेंगे, क्या क्या इसके ऑर्बिटल रहने वाले हैं देखो। DZ2, DYZ और DXZ,
ये हम बात करें DZ², यूरेनियम प्लस, ठीक है, ये होगा हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इनमें क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होगी, कैसी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। DYZ कैसा होगा, इस टाइप के होंगे, प्लस ये होगा। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्डिंग कैसी है, पाई बॉन्ड होगा, यानी कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलर यहाँ पे भी यही होगा, सेम। नेक्स्ट हम बात करें यूरेनियम, जो हमारे पास Re2Xa2 नेगेटिव, ये जो हमारे पास बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसमें इक्लिप्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी आपको और स्टैगर्ड भी। इक्लिप्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक यूरेनियम, दो मेटल हमारे पास, और एक हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक के जस्ट पीछे दूसरे प्रेजेंट होंगे, जस्ट पीछे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक तो क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे ये है एक्स है सारे के सारे, एक के पीछे दूसरा, यानी कि जो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री का। ये कौन सी है, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड में क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड में हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होंगे, ये होगी स्टैगर्ड वाली स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल होगा थीटा वो होगा 60 डिग्री का, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री का। क्लियर है। ये हमारे पास यूरेनियम है, इसके जस्ट पीछे हमारे पास दूसरा यूरेनियम होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इधर बॉन्डिंग, ये इधर बॉन्डिंग, ये इधर बॉन्डिंग, तो ये जो बॉन्ड होगा वो होगा डेल्टा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा, डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे कम नीचे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। अब इनके एंटी बॉन्डिंग भी होंगे, डेल्टा स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। ये होगा इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो हमने इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने पड़ जाए किसी भी मॉलिक्यूल के, तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, डाया होगा या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम मेटल हमने 2 ली है, Cl4PMe2PH4, ये हमारे पास है, ठीक है। सेकंड होगा हमारे पास Re2Cl4PMe2PH4 प्लस, और नेक्स्ट होगा हमारे पास Re2Cl4PMe2PH, यहाँ पे होगा 2 प्लस। ये 3 कंपाउंड हमारे पास गिवन है, और हमें इनका क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे मेटल की, जो मेटल है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे क्या होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2x, दोनों रेनियम, यहाँ पे रेनियम 2 मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है,
दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। वैसे हम 2x मानेंगे तो आगे हम खुद से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख लेंगे कि इसका डिफरेंट होगा तो किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, या फिर सेम भी हो सकता है। 2x मान के भी कर सकते हैं या फिर x + y ऐसे मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कितना देगा -1, कितने क्लोरीन है 4, तो क्या हो जाएगा -4। ये क्या है फॉस्फिन हमारे पास, सॉरी फॉस्फोरस हमारे पास कितने लगे होंगे, फॉस्फोरस के साथ 2 तो मिथाइल लगा हुआ है, एक यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस टाइप से लगा हुआ है। ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे फिनाइल है, मिथाइल है और मिथाइल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होंगे, तो एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। +2 × 4 क्लियर = 0। तो 2x - 4 + 8 = 0। 2x = 4, x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है 2, x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? 1 मिनट, ये जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट करेगा, बट ऑक्सीडेशन नंबर में कैसा है, ये लीजन कैसा है, ये न्यूट्रल लीजन है। सॉरी ध्यान रखना थोड़ा, हाँ ये न्यूट्रल लीजन है और न्यूट्रल लीजन क्या करेगा 0 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूट्रल लीजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, ये तो हमारे पास क्या था, ये था नेगेटिव। तो एक बार फिर से देखो इसको, x + y प्लस यहाँ पे -1 देगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव है 4 और ये क्या देगा 0 = 0। तो x + y = +4, तो क्या हो जाएंगे x + 2 और y क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। तो रेनियम की यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कौन सी फैमिली से है ये, कौन से ग्रुप का है ये, मंतक रेस यानी कि 7th पीरियड का है। ये 7th पीरियड का है, तो यहाँ पे क्या होगा 4d5 और 5s2, रेनियम 2+ है तो हो जाएगा यहाँ पे 4d5। एक रेनियम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रेनियम में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिटल में फिल करना है सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होंगे। अब हमें यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। हाफ ये तो होंगे बॉन्डिंग सिग्मा पाई डेल्टा, ये होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं 8 8 - 2 8 - 2 यानी कि 6 6/2 3। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 रहने वाला है। अब हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो सारे के सारे पेयरिंग में है, तो ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पे +1 गिवन है, चार्ज गिवन है। तो इसका हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। 2x ले लिया हमने, 2x - 4 ये वही न्यूट्रल लीजन होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा यहाँ से कितना +1 के इक्वल होगा। 2x = +4 और +1 कितना हो जाएगा +5। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, यानी कि दोनों का सेम तो होगा नहीं, क्योंकि 2.5 तो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता। तो x एक तो हमारे पास +2 होगा और एक हमारे पास क्या होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इनके लिए हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो एक बार तो हमारे पास रेनियम 2+ की देख लेंगे और एक बार रेनियम में 3+ की देख लेंगे। 2+ के लिए होगा 4d5 और 3+ के लिए होगा 4d4। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई डेल, डेल स्टार पाई स्टार सिग्मा, सिग्मा पाई डेल, डेल स्टार पाई सिग्मा 4। तो यहाँ पे कितने हैं, अच्छा एक ही बार में हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक रेनियम में है 5, तो 2 में कितने हैं, एक में फिर 4 है, टोटल हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। हमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ, ये हमारे बॉन्डिंग के होंगे 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 है तो 7/2 यानी कि 3.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। 2xa - 4 + 0 = +4, 2x = +6, x = +3। यूरेनियम 4d5 5s2, 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d4। एक में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 मेटल है यहाँ पे, 2 मेटल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, पाई डेल डेल स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे बॉन्डिंग के हैं, ये एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा यहाँ पे 1/2, 8 - 0, 8/2 कितना होगा 4। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे रहने वाला है 4। बॉन्ड ऑर्डर 4 है और ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने क्लस्टर कंपाउंड के बारे में बात की है। क्लस्टर कंपाउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक जो मेटल कार्बोनिल होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही, नेक्स्ट क्लास में मेटल कार्बोनिल कंप्लीट करवा देंगे, देन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि नेम रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।